नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट और भारत पर होता उसका असर। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। बांग्लादेश में जो सोमवार को हुआ, भारत के पड़ोस में ऐसे दृश्य 2021 में अफगानिस्तान में और 2022 में श्रीलंका में देखे गए। हालांकि तीनों देशों से वहां के नेताओं के भागकर सुरक्षित स्थानों के लिए रवाना होने की परिस्थितियां और कारण बहुत अलग हैं। भीड़ और दृश्य एक जैसे हैं, जहां सत्ता के शीर्ष संस्थानों को भीड़ रौंदती हुई नजर आ रही है। बहरहाल, भारत और दुनिया के लिए बांग्लादेश में पैदा हुई नई परिस्थितियों का व्यापक असर हो सकता है। भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा पर पहले से ही तनाव है। चीन के साथ LAC पर गतिरोध जारी है। म्यांमार में जारी उथल पुथल की वजह से पूर्वोत्तर भारत में समस्याएं हैं। बांग्लादेश में यह बदलाव भारत के लिए सीमा पार आतंक, घुसपैठ और तस्करी की चुनौतियां बढ़ाएगा। फिलहाल बांग्लादेश की सेना ने सत्ता की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना प्रमुख के ऐलान के मुताबिक एक सर्वदलीय अंतरिम सरकार बनाई जा रही है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि संसद भंग कर अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में बंग भवन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। राष्ट्रपति ने कहा, संसद को भंग कर जल्द से जल्द अंतरिम सरकार बनाने का फैसला लिया गया है। मौजूदा अराजक स्थिति को सामान्य करने के लिए सेना भी कदम उठाएगी। राष्ट्रपति ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को रिहा करने का आदेश भी दिया। शेख हसीना ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। हालांकि विपक्ष, मीडिया और नागरिक समाज पर नकेल कसी, जिससे वे एक अलोकप्रिय किरदार बन गई। लेकिन उनका अचानक सत्ता से जाना बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, जो अब भी कोविड महामारी से उबर नहीं पाई है। अगर बांग्लादेश आर्थिक संकट में फंसता है तो इसका सीधे असर भारत पर होगा। इसकी वजह से पहले से जारी घुसपैठ की समस्या विकराल हो जाएगी। करीब 17 साल के कार्यकाल के बाद हसीना का बांग्लादेश की सत्ता से अचानक हट जाना भारत के लिए आतंक के खिलाफ जंग के लिहाज से बड़ा झटका है। हसीना का बांग्लादेश से जाना भारत के लिए इस क्षेत्र में एक भरोसेमंद साथी को खोने जैसा है। हसीना हमेशा भारत की मित्र रही हैं और उन्होंने बांग्लादेश से संचालित आतंकवादी समूहों से मुकाबले के लिए भारत के साथ मिलकर काम किया है। इस साझेदारी ने दोनों देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया। बांग्लादेश की सीमा से लगे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में हसीना की गैर मौजूदगी भारत के लिए सीमा के भीतर भी चुनौतियां पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इन जगहों पर मौजूद आपराधिक और असामाजिक तत्वों और नेटवर्कों को काबू करने में भारत को बांग्लादेश से जो सहयोग मिल रहा था, आगे उसकी संभावना कम है। कट्टरपंथी सत्ता में आते हैं तो सीमा पर टकराव के साथ ही पूरे क्षेत्र में अशांति बढ़ने की आशंका है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल रणनीति के तहत चीन हमेशा से बांग्लादेश में अपनी मजबूत मौजूदगी चाहता रहा है। पिछले 1.5 दशक से शेख हसीना बंगाल की खाड़ी चीन की इस रणनीति के खिलाफ भारत के लिए मजबूत प्रतिरोध का जरिया बनती रही। लेकिन कट्टरपंथी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अगर ढाका में सत्ता पर काबिज होती है तो इस्लामाबाद की तर्ज पर उनका झुकाव भी बीजिंग की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि ये दल प्रचारित करते रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है और हसीना फिर भी भारत से गहरी दोस्ती रखती है। बांग्लादेश में महीने भर से जारी उथल पुथल पर भारत इसे बांग्लादेश का अंदरूनी मामला बताते हुए कोई भी टिप्पणी करने से बचता रहा। अपनी टिप्पणियों में सावधानी बरतते हुए और इस बात पर जोर देते हुए कि बांग्लादेश में चली उथल पुथल उसका आंतरिक मामला है, नई दिल्ली ने उसे मौन समर्थन दिया है, भले ही उसके खुले तौर पर अलोकतांत्रिक तरीके क्यों न हो। पश्चिमी देश हसीना द्वारा नागरिक समाज, विपक्ष और मीडिया के खिलाफ की गई कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और उनकी तानाशाही कार्यशैली को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। चुनावों में धांधली के आरोपों के बावजूद भारत द्वारा उनका समर्थन करना भारत और पश्चिमी देशों के बीच विवाद का विषय रहा है।
और इस विषय पर बहुत गहनता से बात करने की जरूरत है, इस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे दो खास मेहमान, मंजू सेठ जो कि एक राजनयिक रही हैं, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं, और इसके साथ ही संत पाल राघव साहब भी जुड़े हैं, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। आप दोनों का बहुत ही स्वागत है सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले राघव साहब, आप ही के पास आएंगे। रक्षा के दृष्टिकोण से आप इस पूरे वाकये को कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक हुई उथल पुथल ने इस तरह के हालात हमारे पड़ोसी मुल्क में पैदा कर दिए हैं, और आर्मी ने साफ तौर पर इशारा किया पूर्व प्रधानमंत्री को कि आप देश छोड़िए, आप स्टेप डाउन करिए। ऐसे में आप पूरे समीकरण को कैसे देखते हैं राघव साहब? सर्वप्रथम ये बड़े दुर्भाग्य की बात, जो लोकतांत्रिक सरकार जो है वो वहां पे किस तरीके से वहां पे जो परिदृश्य हुआ, नंबर एक। नंबर दो, हमारा जो सुरक्षा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि सबसे ज्यादा हमारा जो बाउंड्री जो साझा करते हैं वो 4096 किलोमीटर है। वो हम चाइना, पाकिस्तान में कम बाउंड्री और म्यांमार पे करते हैं, लेकिन हम नेपाल में, लेकिन सबसे ज्यादा जो बाउंड्री है हम शेयर बांग्लादेश के साथ करते हैं। और हमारे 5 राज्यों की सीमा मिलती है, उसके अंदर सबसे ज्यादा बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, इन 5 राज्यों की मिलती है। और ये लैंड बॉर्डर भी है, ट्रेन भी चलती है और वाटरवेज भी है। बड़े अच्छे इनके साथ संबंध रहे, और हमने 1971 में बांग्लादेश से जरूर, और जो हमारे जो सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो है उनके साथ, उन्होंने जो हमारा चिकन नेक है जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो चाइना के डायरेक्ट अंदर में है। वो बड़ा सेंसिटिव है, बड़ा संवेदनशील है। जब भी कोई लड़ाई का होगा वो कट आउट हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश ने बड़ा दिल दिखाया और हमारे को अलाउ किया है इसको डेवलप करने के लिए, और हम डेवलप कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं उसके साथ। नंबर 2, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, इससे हमारी सुरक्षा में जो अभी जो परेशानियां आएंगी, जो शेख हसीना जी के टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, आपको देखें उनको पाकिस्तान आईएसआई जो थी वो वहां पे बेस बना के वहां से घुसपैठ कराते थे, और पीएसएम के आतंकवादियों से वहां से जो है अटैक करते थे। नंबर 2, वहां से जो स्मगलिंग होती है, उनकी ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, वो भी काफी हद तक कंट्रोल में गई है। और आपको बताऊं, मैं फिगर दे रहा हूं, 2020 से लेकर 2024 तक बीएसएफ ने 8500 करोड़ वहां से पकड़ा गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, घुसपैठ भी होती है, लेकिन आप जो डेटा देखें पीछे वाली गवर्नमेंट के और शेख हसीना जी के टाइम पे, तो काफी डिफरेंस है। जो उल्फा का जो आउटफिट था, जो शेख हसीना जी की गवर्नमेंट से पहले, वहां उनको पूरा फोर्स दिया जाता था वहां रुकने के लिए, उनको बेस बनाए जाते। तो हमारे देश के अंदर जो अवैध गतिविधियां नॉर्थ ईस्ट में होती थी, वो इसी बांग्लादेश के रास्ते से होती थी, लेकिन शेख हसीना जी की गवर्नमेंट ने इस पर काफी लगाम लगाई। नंबर 2, आपका प्रश्न है कि ये हुआ कैसे। देखिए, वहां पे जो गवर्नमेंट थी, जो जनरल थे, जनरल साहब का चीफ का, उनका जो है अभी शॉर्ट टर्म ही हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। हाँ, 1 महीने हुए हैं सर। हाँ, तो ये देखिए कि जो उनके 4 लेफ्टिनेंट जनरल थे वो शेख हसीना जी से खुश नहीं थे। वहां पे जो उनके मेजर जनरल थे, 54 मेजर जनरल है, वो भी उनसे खुश नहीं थे। यूनियन लीडरशिप ने, यानी कि जनरल ने चीफ पे दबाव बनाया, नहीं तो वहां पे सक्षम है प्रदर्शनकारियों को, उनको उन्होंने जब ये कहा कि कोई उन पे गोली नहीं चलाएंगे, तो वो उनको एक मजबूती मिली। और जो उन्होंने जो फाइटिंग ऑर्डर दिया उनको 45 मिनट को देश को, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। उनके फादर साहब ने इस देश को खड़ा किया और उन्होंने अच्छा साम्राज्य दिया, जीडीपी दी, प्रोग्रेस दिया,
और वो बड़ी बोल्ड लेडी थी, जो उनके समर्थक कहते थे, आयरन लेडी कहते थे। आज की जगह चाइना गई थी वो पिस्ता के ऊपर, तो उन्होंने तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया इतने बड़े देश के साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वहां पे बाहरी शक्ति और पाकिस्तान, कोई वहां पे हित नहीं हो रहा था, चाइना भी उनका नहीं था, हित जो है वहां से नहीं हो रहा था। लेकिन हमारे देश को काफी वहां से एक पॉजिटिव मिला, और हमारे जो सीमा के जो विवाद थे, जो आइलैंड्स वगैरह के थे, वो भी उनके टाइम में क्लियर हो। नहीं, बिल्कुल सर, आर्मी के अंदर भी वहाँ एक रिजेंटमेंट था शेख हसीना के खिलाफ। यदि आर्मी ने सही से अपना डिप्लॉयमेंट किया होता और इस मामले को टैकल किया होता तो शायद ये चीजें रिजॉल्व हो जाती। अंदर बहुत कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट्स में रहे हैं और उसी का ये नतीजा है। हमारे साथ मंजू सेठ मैम भी जुड़ गई हैं। मैम, बतौर डिप्लोमेट आपने तो बहुत सारे केसेस देखे हैं, हैंडल किए हैं, बहुत सारी चीज़ों से अवगत हुई हैं। एक स्ट्रेट क्वेश्चन मैम आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप विदेश मामलों की जानकार रही हैं। इज इट ऑलवेज सेफ टू प्ले सेफ? हमने ये कहा कि चलिए बांग्लादेश का ये अंदरूनी मामला था, ठीक है, लेट देम रिजॉल्व इट ऑन इट्स ओन, हम इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन मैम कहना तो पड़ता ही, क्योंकि बैकफायर तो ये हम ही करेगा। हमारा नेबर है, 4096 किलोमीटर की सबसे बड़ी बॉर्डर लगती है, उसके साथ ट्रैफिकिंग की समस्या है, तस्करी की समस्या है। तो मैम अब हमारा रुख क्या होगा? हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, या फिर हमें प्रोएक्टिवली कुछ इस पर स्टेटमेंट देना चाहिए या कुछ आगे बढ़ना चाहिए? योर टेक मैम। आपने बिल्कुल सही कहा कि इज इट ऑलवेज सेफ टू प्ले सेफ, लेकिन समटाइम्स जो स्थिति जैसे है उसके हिसाब से वी हैव टू समटाइम्स प्ले सेफ, क्योंकि अगर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और जो ये पूरा इनका जो स्टूडेंट मूवमेंट से गवर्नमेंट एंटी इंडिया मूवमेंट बन गया, ये बिल्कुल एक हमारे हमारे पास कोई चारा नहीं है बट टू प्ले सेफ एंड टू वेट एंड सी कि क्या वहाँ हो रहा है, क्या नई सरकार आती है। खबरें जो आ रही हैं उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि बीएनपी की जो फॉर्मर लीडर थी उनको प्राइम मिनिस्टर इंटरिम बनाया जाएगा, खालिदा जिया को, तो बेगम खालिदा जिया को। बट दैट इज नॉट कि इंटरिम गवर्नमेंट कैसी भी अगर आप ऑपोजिशन को ला के सरकार ने बिठा लिया, इफ दैट इज ट्रू। तो ये एक और हम लोग इंडिया का जो रोल है इस वक्त, हम इतना इंटरफेयर नहीं करते किसी भी देश में, बैक चैनल टॉक्स खुला रखते हैं हम आर्मी के साथ। आई एम श्योर हम लोग इन टच हैं टू इंश्योर कि हमारे वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो वो स्टूडेंट्स हैं, इंडियंस हैं, वो सब सेफ रहें। लेकिन इस मामले में उनके डायरेक्टली हमें इंटरफेयर करना मुश्किल लग रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे कि जो जिन्होंने इसको बिहाइंड द सीन, अगर मैं कहूँ, ये सपोर्ट किया है इस पूरे मूवमेंट को और हाईजैक किया है, और एलिमेंट्स ने बैक्ड बाय अदर पीपल इन द बैकग्राउंड, आई थिंक ये इससे साबित होता है कि बहुत ज्यादा एक अटेम्प्ट था। ऑफ कोर्स शेख हसीना की जो गवर्नमेंट थी उसमें प्रॉब्लम्स आ गए थे, थोड़ा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे थे, और जो उनकी लोगों की डिमांड थी स्टूडेंट्स की, अगर शुरू में उनसे बात करके शायद कोई समाधान निकाल लेते तो उनको लगा ये ऐसा ही है, स्टूडेंट्स को उन्होंने वो विड्रॉ कर दिया ऑर्डर और सोचा शांत हो जाएंगे। लेकिन हमने देखा वो रीग्रुप करके, नॉट ओनली रीग्रुप, उसका फॉर्मेशन ही चेंज करके और लोग आ गए उसमें, बहुत सारे 20 लाख कह रहे हैं, कितने लाख लोग फिगर्स में, आई एम नॉट श्योर ऑफ द फिगर्स, बट ह्यूज नंबर्स केम आउट ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ ढाका। कहाँ से आए? इन दो दिनों में। तो एक कुछ और पावर्स की इसमें जरूर हाथ है मुझे लग रहा है, इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द ऑपोजिशन पार्टी एंड द अदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हु आर एक्टिव इन बांग्लादेश। तो सभी का एक हाथ है इसमें पीछे, और जो चाहते नहीं है कि जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे, और प्लस ये तीस्ता का प्रोजेक्ट भी आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये भी एक फैक्टर रहा है जो इंडिया को उन्होंने कहा हम देंगे, तो उनको लगा कि ये इंडिया के साथ अपना बहुत वो कर रहे हैं, जो हित में था, बांग्लादेश के हित में था ये सब, लेकिन उनको लगता है कि नहीं है। राघव साहब आपके पास आते हैं और आपसे यह सवाल बहुत प्रोमिनेंटली बनता है सर, आप आर्मी के रोल को कैसे आंकते हैं बांग्लादेश में, गिवन द फैक्ट कि बांग्लादेश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल भुइयां ने आर्मी को यह इंस्ट्रक्ट किया था कि आप स्टूडेंट्स के साइड खड़े रहिए, आप स्टूडेंट्स के साथ वायलेंस मत कीजिए। क्या एक क्लियर इंडिकेशन था आर्मी चीफ के लिए कि आप
स्टूडेंट्स की तरफ रहिए और मौजूदा सरकार के खिलाफत में रहिए। और 45 मिनट का जो डेडलाइन दिया गया सर, आर्मी ने उन्हें देश छोड़ने को ही मजबूर कर दिया, गिवन द फैक्ट कि ये सब स्टार्ट हुआ था रिजर्वेशन के इशू से जो कोर्ट के द्वारा आदेशित था। सर, आखिर इन सब चक्रव्यूह में हसीना कैसे फंस गई? जी, इतिहास में जाइए, वहां पे मार्शल लॉ लगे, आर्मी ने वहां पे रूल किया है, लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टी मैंडेट का ठीक होता है और पॉलिसीज ठीक होती है तो आर्मी जो ज्यादा रोल प्ले नहीं करती है लोकतांत्रिक गवर्नमेंट के। लेकिन जहां भी बनी वहां से आप देखें कि उनका जो जनरल थे, 4 लेफ्टिनेंट जनरल और 54 मेजर जनरल, वो शेख हसीना गवर्नमेंट से खुश नहीं। और जो वहां के वेटरन थे, वेटरन यानी कि रिटायर्ड जनरल और जो सैनिक थे, वो भी पॉलिसी से कहीं ना कहीं खुश नहीं थे। उनका भी ये था, उनकी चीफ के ऊपर दबाव बनाया गया कि भाई ये जो डिप्लॉयमेंट है और कोई भी शूट नहीं करेगा। उनका जो काम है, आर्मी सक्षम होती है, आर्मी ट्रेंड होती है, वेल ट्रेंड होती है और उसके बाद इंटेलिजेंस होती है। बिकॉज संविधान आर्मी के जो चीफ है तो कोई शपथ की जाती है संविधान में, जब वो सेकंड लेफ्टिनेंट जब वो कमीशनिंग होता है कि संविधान दायरे में काम करने वहां पे कोई पॉलिटिकल नहीं होना। हमको एक संविधान की रक्षा, संविधान के दायरे में संविधान का को मानना है, वो हमारे लिए बाइबल, कुरान और गीता है, जो हर कंट्री के अंदर जो है वो संविधान है। लेकिन यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, वहां पे जो स्थितियां हुई है, उनको एक प्रधानमंत्री को आप देश को संबोधित नहीं होने देते। 45 स्थिति कंट्रोल में जा सकती थी। उनके पास, आर्मी के पास स्टेटस होता है, इंटेलिजेंस होती है, एजेंसी होती है, अलग डिपार्टमेंट होता है, और ये प्रदर्शन चल रहा। आर्मी को पहले स्टैंड को करते हैं, हम स्टैंड बाई करते हैं और आर्मी का रोल डिफाइन होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, बताया जाता है, सैनिकों को बैरक से निकाला जाता है, डिप्लॉयमेंट की जाती है, प्रोसेस है। लेकिन की जो लॉयल्टी थी, जो होनी थी, वो वफादारी थी, वो संविधान के प्रति उन्होंने नहीं किया है। तो संविधान ये कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, उसको उसकी नीतियों को, उसकी जो नीति है, जो है देश हित है, तो संविधान, आर्मी का काम था इस प्रदर्शन को रोकना। और गवर्नमेंट को, अब नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी इसको बुलाया। जी बिल्कुल, लेकिन उसमें आवामी पार्टी का किसी को नहीं बुलाया। उनको किसी को नहीं बुलाया। जो रूलिंग पार्टी थी, अगर दोनों पार्टियों को बुलाते, दोनों की बात सुनते, पहली बात तो उनको बुलाना होनी चाहिए। अगर वो ऐसी मध्यस्थता कर रहे थे तो दोनों पार्टियों को बुलाना था, उनकी बातें सुननी और एक कंसेंसस पे आनी। जी बिल्कुल, इंटेंशन क्लियर है सर। कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार को आउस्ट करने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। हमारे साथ लगातार मंजू सेठ जी भी जुड़ी हुई हैं, राजनयिक रह चुकी हैं, बहुत जानकार है। मैम, हम वैश्विक पावर्स के एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे थे। आपको लगता है कि जो बांग्लादेशी पीएम ने कुछ महीने पहले ही कहा था कि एक पश्चिमी देश है, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था लेकिन इशारा किया था कि वो लगातार हम पर दबाव बना रहा है, हमारे 4 कुछ एयरबेस है वो मांग रहा है, अदरवाइज बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक अलग देश बनाने की बात हो रही है। इतनी बड़ी घटनाक्रम हो जाएगी और कोई बाहरी ताकत इसमें इन्वॉल्व न हो, खासकर तब जब एक बहुत बड़ी पश्चिमी शक्ति अमेरिका ने कहा था कि इस बार बांग्लादेश में जो चुनाव हुए हैं वो अनफेयर हुए हैं। हाउ डू यू सी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू दिस एंटायर एपिसोड? इसमें तो बिल्कुल फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिहाइंड द सीन्स है जरूर, लेकिन इट इज ऑब्वियस, इट इज देयर। Yes, और बिल्कुल ये सरकार और एक फॉरेन यूएस फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन का एक वो भी मैं पढ़ रही थी, वो कह रहे हैं वी वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। तो वो तो चाह ही रहे हैं आई थिंक कि वहाँ पे बदलाव आए, और उनका थोड़ा सा हाथ इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे से रहा है, अलॉन्ग हमारे दोनों जो नेबर्स हैं इनके साथ भी, और जो वहाँ के खुद थोड़ा तो लोकल है, लोकल रोष था वहाँ पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ बिल्कुल परफेक्ट चीजें थी बांग्लादेश में, लेकिन ओवरऑल उन्होंने जो शेख हसीना का जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत इतने सालों से जो अपना सेक्युलर स्ट्रक्चर और सेक्युलर वो जो
स्ट्रक्चर है पूरे गवर्नमेंट का और वहाँ की सोसाइटी का, उसको बरकरार रखने की कोशिश की और अपनी देश की प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत काम किया। बहुत उनका अपना देख भी रहे हैं कि कितने डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ है और जीडीपी बड़ी है जी। लेकिन ये आई थिंक और इंडिया के साथ में इंडिया के साथ भी बहुत उनके जो संबंध और स्ट्रॉन्ग हुए हैं। आई थिंक ये और पावर्स को बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मैम, इंडिया भी एक क्रॉस रोड पे अब खड़ा है, गिवन द फैक्ट हमारे जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ बहुत मधुर संबंध तो हमारे नहीं ही है मौजूदा वक्त में, यदि खुलकर बात करें तो। पाकिस्तान की बात कर लें और अब लेटेस्ट बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, सब में कहीं ना कहीं कुछ टेंशन है। तो मैम, हम एक ऐसे जंक्चर में हैं जो डिप्लोमेटिकली हम इस चीज को रिजॉल्व कैसे कर पाएंगे और किस तरह से इन सारे टेंशंस को स्मूदन करने की कोशिश कर सकते हैं? हम कोशिश करेंगे स्मूदन करने की, लेकिन एक बहुत ही बड़ी चुनौती है, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से सारे नेबरहुड, जो हमारा नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी था, जो इतना अच्छे से आगे चल रहा था और काफी सक्सेसफुल भी था जी। लेकिन इसके सामने हमने देखा है कि चीन खासकर और दूसरे देश भी वहाँ पे हर एक जगह थोड़ा सा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरीज हैं, बट मुझे लगता है कि इंडिया बहुत रैपिडली आगे बढ़ रहा था, तो इसलिए लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है बहुत देशों को। चाइना उसमें एक प्रमुख कंटेंटर है मैम। बिल्कुल, वो कहते हैं हम वी आर द सुपर पावर इन एशिया और इंडिया को मानना पड़ेगा। और वो कोशिश कर रहा है चारों तरफ की थोड़ा सा, और वो यहाँ पे है हमसे बहुत आगे, बहुत डेवलप्ड है हमसे, वी कैन नॉट डिनाई दैट। लेकिन हम चाहते थे कि हमारे उनके साथ भी अच्छे रिश्ते रहें, लेकिन उन्होंने उसका बिल्कुल जितने अग्रीमेंट थे सब नकार दिए। और अब वो कहते हैं हम जिस वे से भी, जैसे कैसे भी अपना जो मकसद है, अपना जो इंटरेस्ट है, हम उसको बढ़ाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट। यस मैम, और इंडिया को साइडलाइन करने के लिए जितनी भी कोशिश की जा सके हमारे विरोधियों के द्वारा वो की जा रही है। हालांकि एक बेहद संजीदा समय है हमारे देश के लिए भी, हम कैसे टैकल करें इतना अनरेस्ट जो हमारे आसपास फैला हुआ है। आप दोनों विशेष मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को अपनी राय से अवगत कराया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। लगातार बांग्लादेश के ऊपर पूरे विश्व की निगाहें हैं और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस लेटेस्ट टर्मोइल से बांग्लादेश कब निकलता है और भारत पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।